बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज से हम एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसके अंदर अभी जो बच्चे सेकंड एनुअल 2025 के एग्ज़ाम्स देना चाह रहे हैं और वो उनकी कंपार्ट या सप्ली जो है वो ऑलरेडी आ चुकी है एनुअल पेपर्स के अंदर और वो सेकंड अटैम्प्ट करना चाह रहे हैं, उनके लिए हमने 40 डेज़ का एक शॉर्ट सा एक मुख्तसर सा जो है वो पैकेज तैयार किया है जिसमें इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हम आने वाले नेक्स्ट 40 डेज़ के अंदर नेक्स्ट 40 डेज़ नहीं, एक्चुअल में नेक्स्ट 40 लेक्चर्स के अंदर, क्योंकि अभी टाइम जो है वो कम रह गया, लेकिन लेक्चर्स में जो है वो 40 रिकॉर्ड करूँगा। रिमेनिंग डेज़ के अंदर जितने भी दिन रह गए हैं इनके अंदर मैंने आपके ये 40 लेक्चर्स जो है वो रिकॉर्ड कर देने हैं और इन 40 लेक्चर्स को आपने डेली बेसिस पर तैयार करना है और इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आप इन 40 डेज़ की जो प्रिपरेशन है या इन 40 लेक्चर्स की जो प्रिपरेशन है उससे इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आप अपने पेपर्स क्लियर करने में कामयाब हो जाएंगे। तो आज हमारा टाइम ज़ाया नहीं करते, आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है और फर्स्ट लेक्चर से जो है वो हम चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं जी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास जो चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो चीज़ें हमने लेक्चर 1 के अंदर डिस्कस करनी है, चूँकि चैप्टर नंबर 1 हम डिस्कस कर रहे हैं और उसका नेम ही जो है वो क्या है, मैट्रिसेस। तो अब मैट्रिक किसे कहते हैं, माजरत ये मैं जब पिक्चर ले रहा था तो ये मोहतरमा साथ आ गई तो वो भी साथ ही आ गई हैं, चलें कोई बात नहीं। तो सबसे पहले बच्चे मैट्रिक किसे कहते हैं। मैट्रिक हमारे पास नंबर्स की ऐसी अरेंजमेंट है जिसको हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फॉर्म में अरेंज करना है और उसकी अरेंजमेंट के कुछ रूल्स हैं बच्चे। वो रूल ये हैं कि उनको नंबर 1 तो आपने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फॉर्म में जो है वो अरेंज करने हैं, फिर उन नंबर्स को अरेंज करने के बाद आपने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देने हैं, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्लोज करने के बाद उसको एक कैपिटल लेटर से नाम भी दे देना है जिसको हम इस मैट्रिक का नेम कहेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये जो हमारे पास फॉर्मेशन आएगी, इस फॉर्मेशन को हम कहेंगे कि ये एक मैट्रिक है जिसको उर्दू में हम कालिब कहते हैं, ठीक है। तो अब बिलफर्ज हमारे पास ये नंबर्स थे 0, 1, -2, 3, 4 और -5। मैंने इनको इस तरह से अरेंज कर दिया 0, 1 और -2, 3, 4 और -5 की फॉर्म में। अब हमारे पास दो लाइंस बन चुकी हैं नंबर्स की, एक है हॉरिजॉन्टल और ये 2 हॉरिजॉन्टल हैं और 3 जो है वो वर्टिकल लाइंस हैं। ये जो नंबर्स की हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इनको हम कहते हैं कि ये रोज़ कहलाती हैं। ये क्या कहलाती हैं, दीज आर कॉल्ड रोज़, ठीक है। ये हमारे पास चूँकि फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन है इसलिए इसको रो 1 कहा जाएगा और ये हमारे पास सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वाली ये सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन है, लिहाजा इसको हम रो 2 कहेंगे। इसी तरह से वर्टिकल फॉर्म में जो नंबर्स की लाइंस बन रही हैं इनको हम क्या कहते हैं, कॉलम्स कहते हैं। दिस वन इज़ द फर्स्ट कॉलम, ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम है और ये हमारे पास सेकंड कॉलम है जिसको C2 से रिप्रेजेंट किया जा रहा है और ये हमारे पास थर्ड कॉलम है जिसको C3 से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो ये कुल मिला के हमारे पास एक मैट्रिक की फॉर्मेशन बन रही है कि ये हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक कहलाएगा। अब आप इसकी डेफिनेशन जो है वो बुक में लिखी हुई है, वो आप देख सकते हैं कि नंबर्स की ऐसी अरेंजमेंट जिसके अंदर जो है वो हमने नंबर्स को एक ख़ास रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज किया है और उसके बाद जो है वो उसको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज कर दिया है और उसका नेम हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखना है। तो ये फॉर्मेशन क्या कहलाती है, मैट्रिक कहलाती है, जिसमें रोज़ और कॉलम्स का भी मैंने आपको बता दिया। जो मैट्रिक की हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं नंबर्स की उनको हम रोज़ कहते हैं, जबकि जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उनको हम कॉलम्स कहते हैं। तो अगला टॉपिक समझने से पहले बच्चे आपको रोज़ और कॉलम्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो रोज़ और कॉलम्स को यूज़ करते हुए हमने नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस करना है जिसका नेम है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक, जिसको कहते हैं उर्दू में कालिब का मर्तबा, ठीक है। तो अब हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक जो है वो क्या है और इसको किस तरह से जो है वो, आइए अभी स्टार्ट करते हैं किस तरह से इसको समझते हैं। चले जी, सबसे पहले ऑर्डर ऑफ मैट्रिक में बच्चे 2 चीज़ें चाहिए, नंबर 1, और वो 2 चीज़ें कोई नई नहीं है, जो अभी मैंने आपको बताई हैं वही चीज़ें हैं। जब भी आपने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक लिखना है उसके लिए आपके पास एक तो ये पता होना चाहिए कि उस मैट्रिक की नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, नंबर 1। दरमियान में हम बाय का साइन लगाएंगे, बाय लिखेंगे और उसके बाद दूसरे नंबर पर हमारे पास इस मैट्रिक के नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, तो ये उसका ऑर्डर हो जाएगा जिसको हम क्या कहते हैं, उसका मर्तबा कहते हैं उर्दू में, ठीक है बच्चे। तो बिलफर्ज अभी जो हमने ये मैट्रिक लिखा था इसके अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो है 2 और नंबर ऑफ़ रोज़ को बच्चे एक सिंबल से लिखा जाता है, यानी कि एक नेम्स लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है जिसको कहते हैं M।
तो किसी भी मैट्रिक के अंदर जो नंबर ऑफ रोज होंगे उसको m से लिखेंगे, तो m की वैल्यू है यहाँ पे 2। इसी तरह से जो नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं उनको n से लिखा जाता है, n के साथ जो है वो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, और यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 3 है। तो अब इस मैट्रिक का नेम क्या है, इस मैट्रिक का नेम है A। तो अभी मैंने लिखना है ऑर्डर ऑफ A, तो ये रहा मेरे पास ऑर्डर ऑफ A विच इज़ इक्वल टू, मैंने आपको फार्मूला बता दिया, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। अब नंबर ऑफ रोज को तो हमने m से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, तो यहाँ पे m आ जाएगा, दरमियान में डैश लगाएंगे, फिर उसके बाद बाय लगाएंगे, और उसके बाद अगेन डैश लगाएंगे, और उसके बाद जो है वो हमने नंबर ऑफ कॉलम्स यानी कि n जो है वो लिख देना है। अब ये जो हमारा सेट था, सेट नहीं, ये जो हमारा मैट्रिक था, इस मैट्रिक के अकॉर्डिंग हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी है 2, जबकि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 3। तो लिहाजा यहाँ पे m की जगह मैं क्या लिख दूंगा 2 लिख दूंगा, तो ये हमारे पास m की जगह ये 2 वैल्यू आ गई है, ठीक है। और इसी तरह बाय वैसे का वैसे, और रोज कॉलम्स की जगह जो है वो हमने n की वैल्यू लिखनी है, जो कि n की वैल्यू कितनी थी 3 थी, तो ये हमारे पास उसकी वैल्यू 3 आ गई है। तो सिंपल सी बात ये होगी कि इस मैट्रिक का जो ऑर्डर है वो है 2/3, यानी कि नंबर ऑफ रोज पहले, दरमियान में बाय का साइन, और उसके बाद जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद आ जाएगी। क्लियर होगी बात बच्चे। उसके बाद ये जो हमारी एक्सरसाइज 1.1 है, इसके अंदर कोई ख़ास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं है, बस एक क्वेश्चन है जो कि एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर लास्ट जो क्वेश्चन है वो वाला है। तो मैंने आपको सिर्फ वही कर, क्योंकि इस सीरीज़ के अंदर हमने वो चीज़ें करनी है बेटे जो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अहम है, ठीक है। तो अभी इस एक्सरसाइज में बाकी और कोई ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं थी। एक तो मैट्रिक की डेफिनेशन, फिर उसके अंदर रोज़ और कॉलम्स की डेफिनेशन, फिर उसके बाद ऑर्डर ऑफ मैट्रिक, और उसके बाद जो है ये हमारे पास मैट्रिक इसमें जो है ये आ जाएगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ बच्चे स्किप हो गई है, उस चीज़ को मैं अभी जो है वो आपको इसी तरह से बता देता हूँ। इक्वल मैट्रिसेस किसे कहते हैं? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको इक्वल मैट्रिसेस का पता होना चाहिए। दो मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिसेस कहलाएंगे। नंबर 1, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर से क्या मुराद है? इसमें रोज़ की तादाद कितनी है 2, इसमें रोज़ की तादाद कितनी है 2, इसमें कॉलम्स की तादाद कितनी है 1 ये और 1 ये, 2 हो गई। इसमें कॉलम्स की तादाद कितनी है 1 ये और 1 ये, 2 हो गई। तो अगर कोई भी हमारे पास मैट्रिक कहा जाए कि ये दो मैट्रिसेस इक्वल हैं या नहीं है, तो उसके लिए पहली कंडीशन जो है वो हमने देखनी है कि क्या उनका ऑर्डर सेम है। इसका ऑर्डर क्या है 2/2, इसका ऑर्डर भी क्या है 2/2। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। दूसरी चीज़ जो इक्वल मैट्रिक के लिए दूसरी कंडीशन है वो ये है कि हर एक एलिमेंट दूसरे मैट्रिक के उस कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बराबर होना चाहिए, यानी कि इस मैट्रिक का फर्स्ट एलिमेंट और इस मैट्रिक का फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। सिमिलरली इसका सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल होना चाहिए, थर्ड एलिमेंट थर्ड के इक्वल होना चाहिए, फोर्थ एलिमेंट फोर्थ के इक्वल होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि ये मैट्रिसेस क्या हैं? इक्वल मैट्रिसेस हैं। ठीक है बच्चे, तो अब हमने यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। तो जब ये दो कंडीशंस पूरी हो जाएंगी तो फिर हम इक्वल का साइन लगा देंगे। अब यहाँ पे सूरत हाल क्या बन रही है? यहाँ पे पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और इक्वल का साइन लगा हुआ है। इट्स मीन ये अंडरस्टूड है कि सेकंड कंडीशन भी इसकी सेटिस्फाई हो रही है। तो इसी के तहत हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अब चूंकि उसने इक्वल का साइन लगा दिया कि ऑलरेडी दिस मैट्रिक इज इक्वल टू दिस वन, तो इट्स मीन इसका फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होगा, सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट के इक्वल होगा, थर्ड एलिमेंट जो है वो दूसरे मैट्रिक के थर्ड एलिमेंट के इक्वल होगा, फोर्थ एलिमेंट दूसरे मैट्रिक के फोर्थ एलिमेंट के इक्वल होगा। तो अब हम यहीं से 4 डिफरेंट इक्वेशंस बनाएंगे बच्चे। पहली इक्वेशन जो है वो हमारे पास यही है कि इस मैट्रिक का फर्स्ट एलिमेंट दूसरे मैट्रिक के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। इसको हमने इक्वेशन 1 कह दिया। सिमिलरली इस मैट्रिक का सेकंड एलिमेंट दूसरे मैट्रिक के सेकंड एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। तो a + 2b हमने इसकी भी एक इक्वेशन बना दी। ठीक है। सिमिलरली थर्ड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट मैट्रिक शुड बी इक्वल टू थर्ड एलिमेंट ऑफ सेकंड मैट्रिक। तो वो भी यहाँ पे बात पूरी हो रही है, वो हमने यहाँ से भी एक इक्वेशन बना ली। ठीक है, कि थर्ड एलिमेंट जो है वो थर्ड एलिमेंट के इक्वल होगा। तो सिमिलरली फोर्थ एलिमेंट को भी फोर्थ एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे भी हमने इसको क्या कर दिया, फोर्थ एलिमेंट के इक्वल है और इसको इक्वेशन 4 कह दिया। अब इक्वेशन कोई ऐसी ढूंढें जिसमें कोई एक वेरिएबल हो और उसकी वैल्यू निकाली जा सके। तो वह यहाँ पे देखें a और c 2 वेरिएबल्स हैं, दो को बैक वक्त आप नहीं सॉल्व कर सकते। इसमें a और 2b 2 वेरिएबल्स हैं।
इसको भी आप नहीं सॉल्व कर सकते। अगर हम थर्ड इक्वेशन देखें तो उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है और वो क्या है, c। तो यहाँ से c की वैल्यू निकाली जा सकती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। ये 3 लिखा हुआ है, थोड़ा सा कटिंग करनी पड़ गई थी, इस वजह से थोड़ा अजीब सा लग रहा है। खैर, 3 - 1 विच इज़ इक्वल टू 3। तो ये जो -1 है, जब ये राइट साइड पर आएगा तो 3 + 1 हो जाएगा। 3 + 1 मतलब 4 हो जाएगा। तो c की वैल्यू क्या आ गई है, हमारे पास 4 आ गई है। अब हम ये देखेंगे कि ये c की वैल्यू किस इक्वेशन के अंदर यूज़ हो रही है कि कोई और वेरिएबल की वैल्यू आ सके। तो वो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, a + c विच इज़ इक्वल टू 0 था। तो अगर मैं c की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दूँ, तो इसीलिए मैंने लिखा पुट c इज़ इक्वल टू 4 इन 1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे था a + c विच इज़ इक्वल टू 0। तो a + c की जगह 4 आ जाएगा, 4 यहाँ पे प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास यहाँ से a की वैल्यू भी आ गई है। क्लियर होगी बात बच्चे। अब हमारे पास a और c दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अभी हमारी दो वैल्यूज़ और रहती हैं, कौन कौन सी, b और d रहती है। क्या a और c को यूज़ करते हुए मैं b की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ? तो बिल्कुल कैलकुलेट कर सकता हूँ। इक्वेशन नंबर जो 2 दी हुई है, इसके अंदर हमारे पास a और b दोनों वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं a की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दूँ तो मेरे पास b की वैल्यू आ सकती है, इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। सो इसलिए मैंने क्या कहा, पुट a इज़ इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे हमारे पास a की जगह -4 आ जाएगा, प्लस 2b विच इज़ इक्वल टू -7, और ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 2। a + 2b विच इज़ इक्वल टू -7, a की जगह हमारे पास -4 आ गया और b वैसे का वैसे, और राइट साइड पर -7 था तो वो ये -1, तो 7 वैसे का वैसे आ जाएगा। अब ये 4 यहाँ पे जो माइनस हो रहा है, जब ये राइट साइड पर आएगा तो डेफिनेटली ये प्लस हो जाएगा। तो -7 + 4, तो ये बच जाएगा -3। तो हमारे पास 2b की क्या वैल्यू आ गई है, -3। ठीक है, और ये 2 चूँकि हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ b की वैल्यू चाहिए। ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो b इज़ इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाई 2। तो फाइनली हमारे पास ये b की वैल्यू भी सेटिस्फाई हो गई है, यानी कि हमें b की वैल्यू भी मिल गई है। अब रहेगी हमारे पास सिर्फ d की वैल्यू, क्योंकि a, c और b हम ऑलरेडी मालूम कर चुके हैं। और d किस इक्वेशन के अंदर यूज़ हो रहा है, अगर आप गौर करें तो ये आपको इक्वेशन नंबर 4 के अंदर d नज़र आ रहा है, जो कि क्या है, 4d - 6 विच इज़ इक्वल टू 2d। तो इट्स मीन इसमें भी एक ही वेरिएबल है। ठीक है, तो मैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, या जिसको उर्दू में आप लिखेंगे मसावात नंबर 4 से, या अगर आप ये भी लिखना चाहोगे मसावात नंबर 4 की रूह से तो भी ठीक है। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, तो 4d - 6 विच इज़ इक्वल टू 2d। अब फिर वो उसूल बेटे आप समझ लीजिएगा, एक तरफ है आपके पास 2d और एक तरफ है आपके पास 4d। सवाल यह है इसमें से बड़ा कौन है, 4d या 2d? तो आंसर इज़ 4d। तो इट्स मीन अब अदब का तकाजा आप मुझे बताएं, बड़े चलकर बच्चों के पास जाएं या बच्चे चलकर बड़ों के पास आएँ? तो डेफिनेटली अदब का तकाजा यही है कि बच्चे चलकर बड़ों के पास आएँ। तो अब हमें 2d को मूव करवाना है या फिर 4d को? तो डेफिनेटली 2d को। तो इस 2d को जब मैं लेफ़्ट साइड पर लेकर आऊँगा तो 4d - 2d विच इज़ इक्वल टू 2d जो है वो बच जाएगा विच इज़ इक्वल टू 6। ठीक है, ठीक है बच्चे। उसके बाद जो है वो 2d विच इज़ इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो अब ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर आके 6 के साथ डिवाइड होगा, तो 6 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 3 हो जाएगा। 2 1 2, 2 3 6। तो फाइनली हमारे पास ये d की वैल्यू भी आ चुकी है। तो ये था बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 3, जो कि इम्पॉर्टेंट था, जो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। और ये था आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर। कल के लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको जो एक्सरसाइज 1.2 है, उससे पहले जो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस दी गई हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। तो आज के लिए बेटे इतना ही काफ़ी है। लेक्चर्स हमारे मुख्तसर होंगे, मैक्सिमम 20 मिनट का लेक्चर हुआ करेगा, इससे ज़्यादा इंशाल्लाह नहीं होगा। ठीक है, और इसमें जो है वो आपने जो पढ़ाया जा रहा है उन क्वेश्चंस की आपने लाजमी तौर पर प्रैक्टिस करनी है, अगर आप चाहते हैं कि इन अपकमिंग पेपर्स में आप पास हो सकें। तो आज के लिए बेटे इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।